एवरीवन, मेरा नाम आफरीन नस्बत है एंड वेलकम है आप सारे स्टूडेंट का आज की क्लास में। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है डेरिवेटिव्स। ठीक है, बैंक के एग्जाम्स के लिए, एसएससी, यूपीएससी, हर एक एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इससे रिलेटेड आपने चीजें पढ़ी है, उसी में एक ये टॉपिक आता है डेरिवेटिव। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो कंप्लीट डिटेल होने वाली है इस डेरिवेटिव शब्द पर कि कितने तरीके के होते हैं, मतलब क्या होता है। तो आज की क्लास में आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले डेरिवेटिव से रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज है। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, जिस तरीके की न्यूज ये है, अगर सिर्फ ये न्यूज पढ़ोगे ना, आरबीआई डिलेज एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स बाय 1 मंथ, प्रमोटिंग ट्रेडर्स टू क्लोज पोजीशन। क्या आपको कुछ भी समझ में आया? एक लाइन का भी मतलब आपको यहां पर समझ में आया? क्या इसकी टेक्निकलिटी है, कुछ समझ में आया? भाई, न्यूज ये दी गई है कि आरबीआई ने डिले कर दिया है एनफोर्समेंट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स के ऊपर। अब यहां पर हमें पता ही नहीं है जब एक्सचेंज ट्रेड करेंसी डेरिवेटिव्स होता क्या है या डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम इस न्यूज को पढ़ के कर भी क्या लेंगे? स्पेशली बैंक वाले बच्चे, आरबीआई वाले बच्चे, जितने भी ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हैं, भाई हमें पता होना चाहिए ना कि डेरिवेटिव शब्द का मतलब क्या है। तभी तो हम ये समझ सकेंगे कि आखिरकार इसका आगे मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस शब्द को पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस डेरिवेटिव्स मींस? यहां पर मैंने डेरिवेटिव की एक डेफिनेशन लिख रखी है। डेरिवेटिव एक वो तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है अंडरलाइन एसेट्स के ऊपर, ग्रुप ऑफ एसेट्स के ऊपर या बेंचमार्क के ऊपर। ये कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है ताकि आप किसी भी नंबर ऑफ एसेट्स को ट्रेड कर सकते हो और इनका अपना खुद का रिस्क होता है। व्हाट इज दिस डेरिवेटिव मीन्स? ये सारी चीजें मैं आपको बाद में पढ़ के बताऊंगी। सबसे पहले मैं इस शब्द का आपको मतलब बता देती हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव एक तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक पीस ऑफ पेपर समझ लो। ऐसे एक पीस ऑफ पेपर एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? जो भी इसके बैकअप एसेट्स के ऊपर होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, मैं आपके साथ ट्रेड कर रही हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ ट्रेडिंग कर रही हूँ। मैंने आपसे कोई भी सामान खरीदा, मैंने आपसे कोई भी सामान खरीदा, बदले में मैंने ये एक डेरिवेटिव आपको पकड़ा दिया, एक पीस ऑफ पेपर पकड़ा दिया। क्या इसका कोई लॉजिक है? नहीं है। ये पीस ऑफ पेपर की वैल्यू तब बनेगी जब मैं ये लिखकर उसमें दूंगी कि ये जो डेरिवेटिव, ये जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिपेंड, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्स वाई जेड स्टॉक्स पर। यानी कोई भी एक्स वाई जेड स्टॉक है, मैंने उसकी वैल्यू को इस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जोड़ दिया, इस पीस ऑफ पेपर के साथ जोड़ दिया। मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, फॉर एग्जाम्पल आज से 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो है वो एक्स वाई जेड स्टॉक एक्सचेंज का जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू इस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की होगी। मैंने तुमसे 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था और मैंने आपको बदले में ये डेरिवेटिव पकड़ाया और इसकी वैल्यू डिपेंड कर दी मैंने वो एक्स वाई जेड स्टॉक के ऊपर। वो एक्स वाई जेड स्टॉक 2 महीने के बाद 1.5 लाख का भी हो सकता है।
2 महीने के बाद वो 50,000 का भी हो सकता है, यानी वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और इसीलिए जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसके बैकअप एसेट्स, यानी जो भी एसेट्स लगाते हैं, कोई भी एसेट हो सकता है, गोल्ड का रेट हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, किसी तरीके की कॉमोडिटी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं, चावल, तेल, पेट्रोल, इनके दाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी इस पीस ऑफ पेपर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है उस एसेट के साथ जो आपने इसके साथ जोड़ा है। अब इसका रिस्क अपना खुद का होता है और इसमें प्रॉफिट भी खुद का ही होता है। भाई लोग जो है ये डेरिवेटिव्स में डील करना क्यों पसंद कर रहे हैं, या क्यों वो डेरिवेटिव्स जो है वो लेकर आते हैं? क्योंकि रिस्क अगर वो ले रहे हैं तो इसमें उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये XYZ स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी वैल्यू तेजी से बूस्ट करके मान लो 2.5-3 लाख रुपए हो गई। तो भाई 1 लाख के सामान के बदले अब आपको 2.5-3 लाख रुपए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लिया था। रिस्क उल्टा भी पड़ सकता है। मान लो ये XYZ स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू गिर गई, स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई, और वो 30-40 हजार हो गई। तो भाई 1 लाख का सामान तो ले लिया, लेकिन अब हमें बदले में कितना मिला, सिर्फ 30 या 40 हजार। क्यों? क्योंकि आपने डेरिवेटिव्स में डील किया था, और डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके साथ जो भी एसेट क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। इतना समझ में आया अच्छी तरीके से? तो अब यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ो। ये डेरिवेटिव जो है वो शब्द या वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है उसी के साथ एसेट। एसेट किसी भी तरीके का हो सकता है। एसेट कोई गोल्ड, कोई व्हीट, कोई ऑयल, किसी तरीके का स्टॉक, कोई भी चीज हो सकती है। और इसके खुद के रिस्क होते हैं, जाहिर सी बात है, क्यों? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जो डेरिवेटिव है उसका प्राइस जो है फ्लक्चुएशन से डिराइव होता है। भाई इसके पीछे जो भी एसेट है, गोल्ड है फॉर एग्जांपल, अभी देखो गोल्ड की वैल्यू कितनी चल रही है, 70,000। जिसने जिसने गोल्ड के साथ डील किया होगा वो इस टाइम बहुत फायदे में होगा, यस और नो? होगा ना? क्योंकि प्राइसेस जो है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, जो भी इनका अंडरलाइन एसेट्स है उसका जो प्राइस है उसी के साथ ये संबंधित है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो है कॉमनली यूज करी जाती है मार्केट कंडीशंस में, जहां पर उन्हें फायदा उठाना होता है प्राइसेस फ्लक्चुएशन का। भाई अगर आप विलिंग है रिस्क लेने के, आप विलिंग हैं कि आप इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लॉस भी कमा सकते हैं, प्राइसेस जो फ्लक्चुएट करते हैं फ्यूचर में, जो इनका एसेट्स होता है उसका फायदा उठाने के लिए अक्सर डेरिवेटिव्स में डील किया जाता है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे कॉमन तरीके के अंडरलाइन एसेट्स जो डेरिवेटिव के पीछे होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से एसेट्स के साथ ये डेरिवेटिव जो है वो जोड़े जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें स्टॉक्स सबसे कॉमन चीज होती है, शेयर प्राइसेस, स्टॉक्स, ठीक है भाई, वो बढ़ेगा घटेगा, इसी के हिसाब से डेरिवेटिव्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। कोई भी तरीके का बॉन्ड्स, ठीक है, कोई भी तरीके की कॉमोडिटी, कॉमोडिटी भी मैंने आपसे बोली थी ना, कॉमोडिटी यानी व्हीट हो गया, राइस हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये होते हैं कॉमोडिटी। इनके प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करते हैं। प्याज, अनियन, अनियन के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये भी एसेट्स होती हैं, इनसे भी डेरिवेटिव्स जो है क्या होते हैं, इसकी वैल्यू डेरिवेटिव्स के साथ जोड़ी जाती है। साथ ही साथ किसी तरीके की करेंसी, फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉलर जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने येन जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेनमिनबी जोड़ दिया। किसी भी तरीके का कोई भी करेंसी, कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉमोडिटी, कोई भी बॉन्ड, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रेट, भाई मार्केट में जो रेट्स चलते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनकी वैल्यू भी तो ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो इनसे भी, और इसके आगे अगर हम कहते हैं मार्केट इंडेक्सेस, किसी भी तरीके, ये सबसे कॉमन तरीके के एसेट्स होते हैं जो कि डेरिवेटिव्स के बैकअप होते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, कि भाई इसका जो फ्यूचर जो वैल्यू होगा उस फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए हम उसका क्या उठा सके, फायदा
खा सके। सिंपल, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव शब्द का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उस एसेट के ऊपर जो इनके साथ एसोसिएटेड है। इस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में जिस भी एसेट का मेंशन होगा उसी एसेट की वैल्यू पर डिपेंडेंट हमेशा ये डेरिवेटिव होगा। कौन से एसेट होते हैं? किसी भी तरीके का कोई शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, इंटरेस्ट रेट्स, ये कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज मेंशन है उस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में, उसी की वैल्यू जो है वो डेरिवेटिव की वैल्यू कही जाएगी। अक्सर लोग डेरिवेटिव में डील इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें बहुत स्कोप होता है कि आप इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो फ्यूचर मार्केट प्राइस को फोरकास्ट करते हुए। क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो हम गोल्ड की वैल्यू के साथ डेरिवेटिव्स को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है, मैं सोच रही हूँ आज तो सोना चलो बढ़ बढ़कर 70,000 पहुंच गया। क्या मैंने 2 महीने पहले सोचा था कि सोना 70,000, 70,000 में पहुंच जाएगा? नहीं सोचा था भाई। मान लो 2 महीने पहले जब सोने का रेट था वो 61,000, 60,000 था। उस समय ये लग रहा था कि यही इतना हाई रेट है कि इससे बढ़कर और कितना जाएगा। 2 महीने के अंदर ही अगर आप देखोगे तो ठीक 2 महीने के अंदर ही इसकी वैल्यू 8-9 हजार रुपए बढ़ गई, यानी 70,000 के पास पहुंच गया। अब जिसने जिसने उस समय डेरिवेटिव्स की वैल्यू फोरकास्ट करी होगी गोल्ड के ऊपर, आज तो वो फिर क्या होगा? प्रॉफिट ही प्रॉफिट खेल रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने फोरकास्ट किया कि फ्यूचर में गोल्ड की वैल्यू क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। अब आज जो गोल्ड में डील कर रहा है, मान लो कल को ये सोना पहुंच के 90,000 हो गया, तो क्या होगा? उसको भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। अब अगर हम डेरिवेटिव्स के टाइप्स की बात करते हैं, दो तरीके के डेरिवेटिव होते हैं। एक होता है एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव और एक होता है ओवर द काउंटर, ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड। ये दो अलग तरीके के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि मार्केट में देखने को मिलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इन दोनों डेरिवेटिव्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला डेरिवेटिव एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या होता है? ये एक ऐसा डेरिवेटिव होता है जो कि कॉमनली बेस्ड होता है स्टॉक्स पर। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स्ड होती हैं, फ्लक्चुएटिंग नहीं होती हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? टाइम पीरियड के साथ फिक्स्ड होती हैं और इसको सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा इशू किया जाता है। माने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक डेरिवेटिव एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव कब बनेगा? सबसे पहली कंडीशन, उसका जो अंडरलाइन एसेट्स होगा वो स्टॉक्स होगा, यानी गोल्ड वोल्ड नहीं, उसका अंडरलाइन एसेट्स क्या होना चाहिए? स्टॉक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, यानी अगर वो डेरिवेटिव 2 महीने के लिए इशू हो रहा है और उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी आज से 2 महीने बाद की है तो वो फिक्स्ड है। भाई कह दिया गया, दोनों के बीच में ये समझौता हो गया कि इसकी इस डेट को जो भी वैल्यू होगी वो आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। आप इसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो आज से 2 महीने के बाद जो डेट का डेरिवेटिव था उसमें वो स्टॉक की वैल्यू गिर चुकी है तो हमने सोचा कि नहीं, इसको हम अभी नहीं बेचेंगे, इसको अभी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको हम और फ्यूचर में मूव कर देंगे। नो, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव होता है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज होती है पहले से। इसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं होती है। जो भी डेट का मेंशन है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन का मेंशन है, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए, उसमें से कोई भी चीज फ्लेक्सिबल नहीं होगी। टाइम पीरियड डिफाइन होता है और इसको हमेशा सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर इसका जो है डेफिनेशन पढ़ोगे, एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव एक स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, यानी स्टैंडर्ड है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्री डिफाइंड।
क्या होगा? टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो प्री डिफाइंड है। ये ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, यानी इनका जो अंडरलाइन एसेट्स है जिसका वैल्यू आप डेरिवेटिव में ले रहे हो, वो क्या होगा? वो स्टॉक होगा, स्टॉक ही होना चाहिए। ठीक है, ये डेरिवेटिव जो है वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं परफॉर्मेंस, जो भी स्टॉक या बॉन्ड्स, सॉरी कमोडिटीज भी इसमें शामिल होती हैं। तो उस कमोडिटीज या करेंसीज या स्टॉक्स या बॉन्ड्स, जो भी इनकी वैल्यू एक स्पेसिफिक डेट की होती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो सब आ जाता है। यस, स्टॉक एक्सचेंज में हम कमोडिटीज की भी डीलिंग करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे करेंसीज की भी डीलिंग करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसमें जो भी लिस्टेड है, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जो भी कमोडिटीज उसमें लिस्टेड है, उसकी वैल्यू जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो एक पर्टिकुलर डेट पर है, उसी से ये वैल्यू अपनी डिराइव करता है। उसकी परफॉर्मेंस उस डेट में जो भी होगी, वही परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर आपको लेनी ही पड़ेगी। आप इससे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आगे अगर हम बात करते हैं कि ये सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा फ्रेम किया जाता है, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज आप क्या सब समझते हो, स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो भी सेबी की गाइडलाइंस है, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है डेरिवेटिव्स में, वो सारे एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स में वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लागू होते हैं। क्लियर है? डन है? इतना समझ में आया? कूल। अब नेक्स्ट होता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। पहले ध्यान से सुनिएगा। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स में हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स्ड होते हैं, यहां पर कोई रूम नहीं होता नेगोशिएशन का। लेकिन एक्सचेंज ओवर द काउंटर डेरिवेटिव एक ऐसा डेरिवेटिव होता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है, इसमें इंटरमीडियरीज का इंटरफेरेंस कम से कम होता है। यानी किसी थर्ड इंटरमीडियरी, कोई भी ब्रोकर, कोई भी स्टॉक्स का जो भी डील करता है, जो भी इंटरमीडियरी है, वो इन दोनों के बीच में इंटर नहीं करता है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएबल होते हैं, यानी ये कह के छोड़ दिया जाता है कि चलिए ये डेरिवेटिव 2 महीने के टाइम स्पैन के लिए आप पर इशू किया जाता है। अब 2 महीने के बाद जो डेट होगी, उस डेट पर क्या होगा? ए और बी, यानी अगर इन दोनों के बीच में डेरिवेटिव्स जो है वो लागू हुआ है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव लागू हुआ है, तो ए और बी आपस में बैठकर बात करेंगे, समझौता करेंगे। ये डेट में क्या इसे हमें कन्वर्ट करना चाहिए? कन्वर्ट करना चाहिए तो ठीक है, नहीं कन्वर्ट करना चाहिए तो हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक टाइम पीरियड के बाद जाकर आप आपस में नेगोशिएट करके तय कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव में पहले से सब कुछ प्री डिटरमाइन होना चाहिए, यानी इतना टाइम पीरियड होगा, इसको हम बेचेंगे बेचेंगे ही। लेकिन यहां पर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में हमेशा दो पार्टीज के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कोई थर्ड पार्टी एंटर नहीं करती, और इस पे टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएबल होते हैं ऑन द डेट। जिस डेट दी गई है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में, वो डेट आने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस पर नेगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगर दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं तो आप उसे बेचो, नहीं एग्री कर रही हैं आप उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी इट इज मोर फ्लेक्सिबल, ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अरेंज होता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें बहुत ही कम या ना के बराबर इंटरवेंशन है इंटरमीडियरी कंपनीज का। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव का कोई भी एक स्टैंडर्डाइज टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता है, डू नॉट हैव। यही तो वहां पर था। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? स्टैंडर्डाइज थे, प्री डिटरमाइन थे। लेकिन यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्री डिटरमाइन, ये डिपेंड करता है, ये जो है क्या कर सकता है? नेगोशिएबल हो सकता है, एंड दे आर नॉट लिस्टेड ऑन एसेट एक्सचेंज, और ये लिस्ट नहीं होता किसी भी तरीके के एसेट एक्सचेंज के ऊपर। एग्जाम्पल की बात,
में। दो तरीके का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं कि कैसे ओवर द काउंटर डेरिवेटिव हो सकता है और कैसे एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव हो सकता है। दो एग्जाम्पल हमने यहां पर देखा, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर का। ठीक है, फॉरवर्ड और फ्यूचर ये दोनों तरीके एक डेरिवेटिव्स के ही होते हैं, लेकिन इसमें से एक ओवर द काउंटर है और इसमें एक एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव है। सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक तरीके का एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव है। एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव लिख दिया गया, इसका मतलब ये है, आप समझ गए हो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, स्टॉक्स पर बेस्ड होंगे, सेबी के द्वारा मैनेज होंगे। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर कोई भी पार्टीज के बीच में एसेट्स का जो बाइंग एंड सेलिंग होता है ये हमेशा एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर होता है, एक स्पेसिफिक डेट पर। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है, एक फार्मर है, ये फार्मर ने अपनी एक वीट की फसल लगाई। ठीक है, अब इसने वो वीट का प्राइस पहले ही तय कर दिया। ये हमें नहीं पता कि उस टाइम मार्केट में क्या है, उस टाइम मार्केट में क्या प्राइस होगा, लेकिन मैं जो है, मैं फार्मर हूं, मैं तुम्हारे साथ अगर डेरिवेटिव में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डील कर रहा हूं, मैंने कह दिया मुझे नहीं पता 2 महीने के बाद चावल का, वीट का या गेहूं का, किसी का भी वीट का क्या जो है मार्केट का प्राइस होगा, हमें नहीं पता। मेरी जितनी भी फसल है वो मैं तुम्हें 70 रुपए केजी के हिसाब से ही बेचूंगा। मैंने क्या किया, 2 महीने का टाइम पीरियड फिक्स किया, मैंने पहले से प्राइस भी फिक्स कर दिया। तो यहां पर क्या हो गया, एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पहले से ही प्राइस तय है, जहां पहले से ही टाइम पीरियड तय है, और जहां पहले से ही ये तय है कि हम आपको ये चीज कितनी कीमत में देंगे, तो दैट इज नोन एज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि इसका स्टैंडर्डाइजेशन पहले से है। व्हीट ऑयल ये क्या है, कॉमोडिटीज है भाई, स्टॉक में डील किया, प्री डिटरमाइन है सब कुछ, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, तो ये क्या है, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का वो डेरिवेटिव है जो कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होता है और इसीलिए इसे हम एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स कहते हैं। नेक्स्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये है ओवर द काउंटर का एग्जाम्पल। अब ओवर द काउंटर के एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये एक अरेंजमेंट है दो पार्टीज के बीच में जो कि नेगोशिएट कर सकते हैं और एग्जैक्ट टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचेंगे। यानी अपनी कोई भी एक्सपायरेशन डेट इन्होंने पहले से फिक्स नहीं करी है, यहां दो पार्टीज आपस में बैठ के समझौता करेंगे, नेगोशिएट करेंगे और एक डेट फिक्स कर सकते हैं। यानी पहले से कुछ प्री डिटरमाइन नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अंडरलाइन एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड, यानी कितना, भाई वो डेरिवेटिव ओवर द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम ये भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि हम इसमें कितने एसेट्स बेचेंगे, हम ये भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि इसका जो है एक्सपायरेशन डेट क्या होगा, हम ये भी जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एसेट जो है वो डिलीवर्ड होगा, कौन सा एसेट डिलीवर्ड नहीं होगा। यानी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर नेगोशिएबल हैं दो पार्टीज के बीच में, और इसी को हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि नेगोशिएबल है तो ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स कहेंगे। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो इन्हीं के बारे में लिखा है। भाई अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करते हैं, फॉरवर्ड एक बार ही सेटल होता है अपनी एक्सपायरेशन डेट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। भाई क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली हम सेटल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में है तो इसकी एक फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट भी है और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यूनिफॉर्म है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो फॉरवर्ड क्या है,
फॉरवर्ड जो है वो एक ओटीसी है, लेकिन वहीं पर फ्यूचर्स क्या है, ये एक एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पर आपको बताया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव शब्द का मतलब क्या है? डेरिवेटिव मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू हमेशा डिपेंड करती है उस एसेट्स के ऊपर जो इसके साथ एसोसिएटेड है। अब वो एसेट बॉन्ड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई कमोडिटीज हो सकती है। मोटा मोटा डेरिवेटिव ये है। अब डेरिवेटिव के अंदर दो तरीके के डेरिवेटिव हैं। एक है एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव और एक होता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स्ड होती हैं, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, जो स्टॉक पर बेस्ड होता है, जो सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा मैनेज होता है, वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में भी एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग ही है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके का डेरिवेटिव है, बट डिफरेंस ये है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएबल होती है। दो पार्टीज आपस में बैठकर समझौते पे डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत? अब फॉरवर्ड्स और फ्यूचर दो एग्जांपल दिए। फ्यूचर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। जैसे कि एक फार्मर ने क्या करा, पहले से ही डिसाइड कर लिया कि वो अपनी जो व्हीट है या वो जो अपनी फसल है वो किस रेट में आपको बेचेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस आर कंप्लीटली प्री डिफाइंड, स्टैंडर्डाइज्ड। तो वो हमारे लिए क्या है? फ्यूचर। वहीं पर फॉरवर्ड क्या है? यहाँ दो पार्टीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएबल है ऑन द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरेशन। ये सेटल होता है कब? जब भाई इसकी एक्सपायरी डेट आ गई। दो पार्टीज ने ये समझौता किया कि इसकी जो एक्सपायरेशन डेट है वो 1 महीने के बाद की है। अब 1 महीने के बाद में वो बैठकर आपस में नेगोशिएट करेंगे कि अब इसको हमें क्या करना है। तो ओवर द काउंटर है फॉरवर्ड, क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। वहीं पर फ्यूचर है वो एक्सचेंज ट्रेड है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। क्लियर है? डन है? चलो आगे बात करते हैं। कुछ कॉमन तरीके के डेरिवेटिव्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने एक्सचेंज ट्रेड और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ये टाइप्स था, लेकिन अब कुछ एग्जांपल्स देती हूं मैं डेरिवेटिव की। जैसे कि पहला एग्जांपल तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ही है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जहां पर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, प्राइस भी, एक्सपायरेशन डेट भी, सब कुछ क्या है यहाँ पर प्री डिटरमाइंड है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था कि एक फार्मर ने अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज करा ताकि वो अपनी खेत या अपनी व्हीट क्रॉप के प्राइस को लॉक इन कर सके उसके हार्वेस्टिंग से पहले। तो ये कौन सा है? ये है एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में कौन सा प्रकार है? एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होल्डर्स को ये राइट देता है, यानी आपको राइट दे रहा है, आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं बन रहा, टू बाय और सेल एन एसेट एन ए स्पेसिफिक पीरियड या प्राइस विद अ सर्टेन टाइम फ्रेम। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा डेरिवेटिव जहां पर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको ये राइट टू चूज दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसका जो प्राइस होगा, आप चाहे तो उस समय अपने एसेट्स को बाय या सेल कर सकते हैं, चाहे तो ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी होल्डर्स के पास ये राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अपने एसेट्स को बेच भी सकते हैं, रख भी सकते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस में एक टाइम पीरियड के दौरान। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि एक इन्वेस्टर जो है वो परचेज कर सकता है एक तरीके का ऑप्शन स्टॉक में, गिविंग देम द राइट टू बाय इट एट अ सेट प्राइस विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ। यानी पहले से ही एक ऑप्शन का आपको फ्रीडम दे दी गई। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, मुझे ट्रेड करने के दौरान ये जो है, आप कह सकते हो एक तरीके से, क्या कह सकते हो, एक तरीके से फ्रीडम दे दी गई कि नेक्स्ट 6 वीक्स में आप चाहो
तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को पर्टिकुलर प्राइस फॉर एग्जांपल 10 रुपए में खरीद या बेच सकते हो, भले ही इसकी कीमत मार्केट में कुछ भी हो। 6 हफ्ते में कीमत जो भी हो हम नहीं कह रहे, लेकिन मैंने आपको ये राइट दे दिया क्योंकि आप होल्डर हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, तो मैंने आपको ये राइट दे दिया कि 6 हफ्ते तक आपका प्राइस लॉक रहेगा। 6 हफ्ते तक आप किसी भी टाइम पर चाहो तो अपने ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेट उसको खरीद या बेच सकते हो, एक पर्टिकुलर किस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पर। यानी एक लॉक इन प्राइस आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक दे दिया गया। यहां पर हमने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस पहले से ही डिटरमाइन कर दिया। यहां पर एक टाइम स्पैन दे दिया क्या कि कीमत बाजार में चाहे जो भी हो, आप इस ही रेट में कभी भी चाहो तो खरीद सकते हो और कभी भी चाहो तो बेच सकते हो। दैट इज नोन एज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? इसी तरीके से होता है एक स्वैप। स्वैप यानी स्वैप स्वैप अगर समझो तो दो पार्टीज के बीच में अरेंजमेंट हो रहा है, तुम मुझे ये दोगे मैं तुम्हें ये दूंगा। यानी एग्रीमेंट्स है दो पार्टीज के बीच में कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं कैश फ्लो ऑन अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल वेरिएबल। कॉमनली यहां पर देन लेन की बात होती है कि तुम इंटरेस्ट रेट स्वैप कर सकते हो कि भाई मैं तुम्हें ये इंटरेस्ट दूंगा तो तुम मुझे ये इंटरेस्ट दोगे। यानी दोनों पार्टीज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है एक तरीके का। अगर आप देखोगे तो जैसे बार्टर सिस्टम होता था ना कि तुम मुझे वॉच दो, मैं तुमने बदले में ये पेन दूंगा क्योंकि मैं इससे डील कर रहा हूं, तुम उससे डील कर रहे हो। तो इसी तरीके से स्वैपिंग होती है। स्वैपिंग वो डेरिवेटिव होता है जहां पर क्या होता है, मान लो आपके पास भी डेरिवेटिव है, मेरे पास भी डेरिवेटिव है एंड वी वांट टू स्वैप, या फिर वो स्वैप डेरिवेटिव है, तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। भाई तुम्हारा इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट अलग अलग है तो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम इंटरेस्ट रेट स्वैप कर सकते हैं, करेंसी स्वैप कर सकते हैं, डॉलर और रुपी को आपस में स्वैप कर सकते हैं, डॉलर और येन को आपस में स्वैप कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉमोडिटी स्वैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर को स्वैप कर सकते हैं। अब ये तो जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में बहुत कीमतों में डिफरेंस होता है, लेकिन उसी की वैल्यू के आसपास आप क्या कर सकते हो, स्वैपिंग कर सकते हो। इसी तरीके से एक फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड अभी मैंने आपको बताया ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है, जहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती हैं। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर आप नेगोशिएट कर सकते हो कि आपको इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी है, आपको एसेट बेचने हैं या खरीदने हैं, और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आप पर। तो ये कुछ तरीके के कॉमन डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले डेरिवेटिव शब्द का मतलब समझाया, फिर मैंने आपको दो तरीके के डेरिवेटिव विद एग्जाम्पल के साथ क्लैरिफाई किया, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, एक्सचेंज रेट डेरिवेटिव। फिर मैंने आपको कुछ तरीके के कॉमन डेरिवेटिव्स के बारे में बताया कि इस तरीके के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास मैं जानती हूँ बहुत टफ है। मैं जानती हूँ कि ये क्लास समझने के लिए आपको दिमाग में जोर देना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी अगर आप ये क्लास 2-3 बार सुनोगे ध्यान से तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एंड थैंक यू सो मच आज की क्लास से जुड़ने के लिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर।